गरीब की हरी घास की पूड़ियाँ। चांदनगर के एक छोटे से गांव में प्रभाकर अपनी पत्नी कोमल और अपनी 5 साल की बेटी पूर्वी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। प्रभाकर के पास अपनी खुद की एक छोटी सी जमीन तो थी, लेकिन उस पर खेती करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके दोनों बैलों की ठंड की वजह से मौत हो गई थी, जिस वजह से उसके घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे और ठंड के मौसम में भी उनके पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं थे। और इसी वजह से कोमल अपने घर के हालात देखकर अपने पति प्रभाकर से कहती है, सुनिए जी, आप मुझे जमींदार के यहाँ पर साफ सफाई का काम करने दीजिए ना। वैसे भी ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसी हालात में तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए भी कोई गर्म कपड़े खरीद सके। इसीलिए अगर मैं काम पर जाऊंगी तो राशन पानी के साथ साथ हम पूर्वी के लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद पाएंगे। कोमल, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? अरे तुम उस जमींदार को नहीं जानती हो। वो कितना घटिया और मक्कार किस्म का आदमी है और औरतों की इज्जत करना तो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी इतनी बदतमीजी सहो। इसलिए तुम्हें उस जमींदार के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी गांव वालों का तो तुम्हें पता ही है ना, उन्हें बस मौका चाहिए बातें बनाने का। ना कहकर प्रभाकर अपनी पत्नी को काम पर जाने से मना कर देता है, लेकिन खुद दिन भर बस इसी चिंता में रहता है कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को खिलाएगा क्या, क्योंकि उसके घर पर खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी राशन नहीं था और न ही ठंड में पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े। इसीलिए वह लोग इतनी कड़ी ठंड में भी बिना स्वेटर के ही अपने दिन काट रहे होते हैं। और प्रभाकर जब भी गांव में किसी के पास मदद मांगने जाता कि कोई उसे कुछ देर के लिए अपना ट्रैक्टर या बैल दे दे खेत जोतने के लिए, तो गांव के सभी लोग उसे अपना सामान देने से मना करते थे या फिर कोई बहाना बना देते थे। इसीलिए जब एक दिन मजबूरी में आकर प्रभाकर अपने खेत में हल को अपने पीठ पर बांधकर खेत जोतने की कोशिश करता है, तो उसकी आंखों से अपने परिवार की स्थिति को देखकर आंसू आ रहा होता है और वह लगातार खेत जोतने की कोशिश कर रहा होता है। और वही गाँव का जमींदार प्रभाकर के खेत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठा था कि कब प्रभाकर उसके पास मदद मांगने के लिए आए और वह उसकी जमीन को हथिया ले, क्योंकि वह जब भी प्रभाकर से मिलता था तो वो हमेशा एक ही बात कहता था, अरे ओ प्रभाकर, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू ये अपनी जमीन मुझे बेच दे, तुझे इसके बदले अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, फिर तेरे परिवार को इतनी मुश्किल नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन तू है कि तुझे मेरी बात समझ में ही नहीं आती। नहीं जमींदार साहब, मैं अपनी ये जमीन नहीं बेच सकता। इस जमीन से मेरे कुछ अपने पुराने यादें जुड़े हैं और वैसे भी पैसे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी मेरे पास रहेगी ना। इतना कहकर प्रभाकर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी कोमल उससे कहती है, सुनिए जी, कई दिन हो गए, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, बस वही थोड़ा सा तेल पड़ा है। अब भला उस तेल से हम लोग क्या बना पाएंगे? घर में ना तो आटा है और ना ही चावल। अब हम लोग कैसे अपना पेट भरेंगे जी? कोमल, तुम ऐसा करो, पूर्वी के खाने के लिए कुछ इंतजाम कर दो। और हम लोगों का क्या है, हम लोग भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हमारी फूल सी बच्ची कैसे भूखी रहेगी? लेकिन जी, आपने भी तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। गरीबों के भूख का क्या है कोमल, हमें तो शुरू से भूखा रहने की आदत होती है और ऐसे स्थिति में हम कर भी क्या सकते हैं। खेत तो पूरी तरह से बंजर पड़ा है, ना तो हम उसमें कोई खेती कर सकते हैं और ना ही कहीं आटे का इंतजाम कर सकते हैं। कोमल को अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता है। तभी उसकी नजर उसके घर के पीछे लगी हरी हरी घासों पर जाती है और वह तुरंत जाकर उन मुलायम घासों को तोड़कर एक टोकरी में भरकर ले आती है। फिर उन सभी घासों को पतीले में उबालकर उसका एक पेस्ट तैयार करती है। फिर उसमें नमक मिर्च डालकर उसकी गोल गोल पूड़ियाँ बना लेती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, खाना खा ले और अपनी माँ को माफ कर देना। मेरे पास घास की पूड़ियाँ बनाने के अलावा
और कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं माँ, आखिरकार जानवर भी तो यही घास खाकर जिंदा रहते हैं ना, तो अगर हम ये घास की पूरियाँ खा लेंगे तो इसमें बुराई क्या है। तूने बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची। इतना कहकर प्रभाकर और पूर्वी उस पूरी को अपने मुंह में डालते हैं। तभी वो कहते हैं, सच में माँ, ये घास की पूरियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ कोमल, ये घास की पूरियाँ तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अपनी बेटी और पति की बात सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, मुझे पता है जी, आप लोग ही मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो ना, वरना कोई घास खाकर कैसे खुश रह सकता है। इतना सुनकर उन दोनों की आंखों में भी आंसू आ जाता है। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और कहता है, सुनिए, क्या ये प्रभाकर का घर है? जी हाँ, ये मेरा ही घर है। कहिए क्या काम है? दरअसल मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। आपके पिताजी ने कई साल पहले हमारे बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए थे, जो आज इतने सालों बाद बढ़कर पूरे 20 लाख रुपए हो गए हैं। बस मैं उसी की रसीद देने आया हूँ। क्या 20 लाख रुपए? लेकिन मुझे तो मेरे पिताजी ने कभी नहीं बताया इसके बारे में। देखिए, आपके पिताजी ने उस समय ये बात गुप्त रखने के लिए कही थी कि जब तक आपको इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ती तब तक आपको इन पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन शायद आपको इन पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए बैंक की तरफ से ये 20 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। प्रभाकर उस आदमी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों में उनके दिन पूरी तरीके से बदल जाते हैं। और फिर प्रभाकर अपनी खुद की ट्रैक्टर खरीदकर अपने खेत को जोतता है, जिससे उसकी बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है और साथ ही साथ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी भी एक पक्के मकान में बदल जाती है। और फिर प्रभाकर अपनी हरी भरी फसलों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है और अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। गरीब सास की 3 जादुई बहुएं। एक गांव में सुशीला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने 3 बेटों सुरेश, महेश, नरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुशीला ने शुरू से ही अपने तीनों बेटों को अकेली ही पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन आज जब समय के साथ साथ उसके तीनों बेटे जवान हो जाते हैं तो तब भी सुशीला को अकेली ही अपना घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसके तीनों बेटे एक नंबर के निखट्टू और कामचोर किस्म के इंसान थे। वो लोग दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में घूमा करते थे और सुशीला के कामों में बिल्कुल भी मदद नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब सुशीला कुएं से पानी भरकर वापस आ रही होती है तो उसे देखकर गांव की कुछ औरतें उससे कहती हैं, अरे सुशीला बहन, तुम अकेले ही इतनी भारी मटकी सर पर उठा कर ले जा रही हो। आखिर तुम्हारे वो तीनों निखट्टू बेटे कहाँ हैं? अरे बहन, और कहाँ होंगे? कहीं दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहे होंगे। उन लोगों को तो अपनी बूढ़ी माँ की कोई चिंता ही नहीं है कि कैसे इस बेचारी ने दिन रात मेहनत करके उन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। छोड़ो ना बहन, शायद मेरी किस्मत में बेटों का सुख लिखा ही नहीं है। अब तो बस जैसे तैसे करके मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुशीला बहन? अरे मेरी मानो तो तुम अपने तीनों बेटों की शादी करवा दो। जब एक बार जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी ना तो तुम्हारे तीनों बेटे अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। उस औरत का ये सुझाव सुनकर सुशीला के मन में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने तीनों बेटों की शादी ज्योति, पायल और महक से तय कर देती है। और ऐसे ही देखते देखते शादी का समय आ जाता है। लेकिन सुशीला दुखी मन से अपने घर में बैठे हुए कहती है, हे भगवान, मेरा घर तो कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने घर को फूलों से सजवा सकूं। पता नहीं मेरी तीनों बहुएं मेरे इस गरीब घर में कैसे रह पाएंगी। इतना कहते हुए सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी समय एक गरीब भिखारी सुशीला के घर के सामने आकर कहता है,
अरे कोई है क्या? कृपया करके मुझ गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। इतना सुनकर सुशीला घर में पड़ा आखिरी खाने का दाना ले जाकर उस भिखारी को दे देती है, जिसके बाद वो भिखारी कहता है, चिंता मत करो माई, तुम्हारे घर पर छाई गरीबी कुछ ही समय में दूर हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुशीला बड़ी ही सीधे साधे तरीके से अपने तीनों बेटों की शादी करवाती है। और शादी के बाद सुशीला अपनी तीनों बहुओं ज्योति, पायल और महक की आरती उतारकर उनका घर प्रवेश करवाती है। लेकिन सुशीला की तीनों बहुएं दिखने में आम बहुओं से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सुशीला की बड़ी बहू पायल, जिसके लंबे सुनहरे बाल घुटने से भी नीचे तक लहरा रहे थे, वहीं दूसरी बहू ज्योति, जिसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था, और वहीं तीसरी बहू, जिसके हाथ आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। अंदर आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम लोगों का इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। अच्छा, तुम लोग अब जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। इतना सुनकर वो तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह वो तीनों जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। और घर का काम खत्म होने के बाद पायल कहती है, चलो अब हम तीनों मिलकर जल्दी से सबके लिए खाना बना देते हैं। लेकिन दीदी, रसोई में तो खाना बनाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। महक, तुम चिंता मत करो, बल्कि हमारे साथ मिलकर अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करो। इतना कहकर वो तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और एक चमचमाती रोशनी के साथ चमक उठती है, जिसके बाद देखते ही देखते महक के अनोखी हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों की थालियां निकलने लगती है। जिसके बाद वो तीनों बहुएं अपने अपने पति को पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खिलाती है और उनके पति भी बड़े ही स्वाद लेकर उस खाने को आनंद लेकर खाते हैं। और खाना खाने के बाद जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सुशीला अपनी बहुओं से आकर कहती है, अरे बहू, रसोई में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो तुम लोगों ने इतना सारा खाना बनाया कैसे? इतना सुनकर वो तीनों बहुएं अपनी सास को अपने अंदर बसी जादुई शक्तियों के बारे में बताती है। क्या तुम लोग सच कह रही हो? क्या मेरी तीनों बहू जादुई है? लेकिन क्या मैं एक बार तुम तीनों का जादू देख सकती हूँ? क्यों नहीं माँ जी? इतना कहकर वो तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और फिर से एक बार वो तीनों ऊपर से नीचे तक रोशनी से चमक उठती है। जिसके बाद पायल की लंबी सुनहरी चोटी घर के बिखरे सामानों को उसकी जगह पर रखने लगती है और ज्योति के सोने की तरह चमकते चेहरे से कई सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली, तभी तो उन्होंने मुझे 3 जादुई बहुओं का सुख दिया है। माँ जी, ये लीजिए, इन सारे सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपने इस कच्चे से घर को तोड़कर एक मजबूत और बड़ा घर बनाएंगे। इतना सुनकर सुशीला उन सारे सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। जिसके बाद वो अपने कच्चे से घर को तुड़वाकर एक बहुत बड़ा घर बनवाती है और उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आकर उससे कहती है, अरे क्या बात है सुशीला बहन, तुम्हारी बहुएं तो तुम्हारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। देखो तो उनके आते ही तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई। तो कम से कम इस बात पर मुंह तो मीठा करवा दो। क्यों नहीं काकी, आप लोग बैठिए, हम लोग अभी आपके लिए स्वादिष्ट सी खीर बना कर लाते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं रसोई में चली जाती है और उसी समय महक कहती है, हे मेरे जादुई अनोखे हाथ, तुम मुझे जल्दी से स्वादिष्ट खीर दे दो। महक के इतना कहते ही उसके हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर की कटोरी निकल पड़ती है। ये लो दीदी, आप इसे ले जाकर बाहर दे दो। अरे मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मेरी ये जादुई लंबी चोटी कब काम आएगी। इतना कहकर पायल अपने जादुई चोटी की मदद से खीर की कटोरी हॉल तक पहुंचा देती है। लेकिन पायल की इतनी लंबी चोटी देखकर वहां पर बैठी औरतें घबरा जाती है और सुशीला से कहती है,
कहीं तुम्हारी बहू डायन तो नहीं? अरे इतनी लंबी चोटी कैसे हो गई उसकी? अरे तुम लोग चिंता मत करो, मेरी तीनों बहुएं जादुई है। इन लोगों के पास अलग अलग तरह की जादुई शक्तियाँ हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। इतना कहकर वो औरतें खुशी खुशी खीर खाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन गांव में जाकर वो लोग ये बात हर जगह फैला देती है, जिसके बाद गांव के मुखिया सुशीला के घर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, अरे सुशीला बहन, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। जी मुखिया जी, कहिए क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम्हारी तीनों बहुएं जादुई है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, हमारे पास भगवान की दी हुई अनोखी शक्तियाँ हैं, जिससे हम गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सके। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू, मैं भी यहाँ तुम तीनों से मदद मांगने ही आया हूँ, क्योंकि हमारे गांव में विकास और रोजगार की बहुत जरूरत है, वरना यहाँ के गरीब और बेसहारा लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मुखिया जी, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। और वैसे भी भगवान ने हमें ये शक्तियाँ लोगों की मदद करने के लिए ही तो दी है। इतना कहकर वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से मुखिया जी को बहुत सारे सोने के सिक्के और गरीब लोगों के लिए खाने के लिए बहुत सारा भोजन देती हैं। जिसके बाद मुखिया उन लोगों का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से सुशीला के तीनों बेटों को भी पूरी तरह से बदल देती है। और उस दिन के बाद से सुशीला खुशी खुशी अपने बेटे और बहुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है।